जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। वी आर मीटिंग अगेन विद अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी और आज हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। लास्ट के कुछ 2 लेक्चर्स में हमने प्लांट मॉर्फो कवर किया, फिर प्लांट एनाटॉमी और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी से हमारा मतलब ये है कि प्लांट के फंक्शंस, उसकी मॉडिफिकेशंस, उसका डायनामिक्स कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है और वो अपना फूड कैसे बनाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस, उसके जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो कैसे होते हैं प्लांट के अंदर और उसके लिए क्या ग्रोथ रेगुलेटर्स उसको चाहिए, किस प्रोसेस के लिए चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब कुछ हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, एक साथ प्लांट फिजियोलॉजी को स्टडी नहीं करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। तो आज प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 1 करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एज वेल मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्लांट फिजियोलॉजी। तो चलिए ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स क्या है ये जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट। पूरी प्लांट बॉडी में पानी, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एज वेल एज फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Second is, in a flowering plant, the substances that would need to be transported are water, mineral nutrients, organic nutrients and plant growth regulators. ऐसे क्या substances हैं जो चाहिए हमें transportation के लिए? पहला है water, mineral, nutrients, organic nutrients and plant growth regulators. ये plant growth regulators को हम लोग hormones भी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक वैसे ही प्लांट के पास भी उसके कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ, उसके डिफरेंट फंक्शंस और एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। थर्ड पॉइंट है सब्सटेंसेस मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन सब्सटेंसेस की मूवमेंट या तो डिफ्यूजन से होगी या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म का यूज करके न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज कुछ और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में अगर कोई मॉलिक्यूल जाता है फ्रॉम वन सेल टू द अनदर, अगर कोई मॉलिक्यूल जाता है तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू जा रहा है। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में एक मॉलिक्यूल जा रहा है। एंड द थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी यूज करनी पड़े, ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने पहले भी पढ़ा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने क्या पढ़ी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। याद आ रहा है? तो इट इज अ मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। पैसिव मूवमेंट है। अभी मैंने आपको बोला डिफ्यूजन वाली पैसिव मूवमेंट है और एक्टिव के बारे में क्या बताया था कि उसमें एटीपी इन्वॉल्व है, एनर्जी चाहिए उसमें। तो पैसिव में नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एटीपी। जिसमें कोई एटीपी और एनर्जी ना चाहिए हो उसको बोलते हैं पैसिव मूवमेंट। एंड मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अनदर और फ्रॉम सेल टू सेल और ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। जो डिफ्यूजन है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ही होगी या फिर एक सेल से दूसरे सेल की ओर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे ये डिफ्यूजन हमें हेल्प करती है मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्टेशन में। सेकंड इज मॉलिक्यूल्स मूव इन अ रैंडम फैशन। बहुत ही स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, रैंडम फैशन है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, रैंडम मूवमेंट है। अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे पैटर्न फॉलो नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे रैंडम मूवमेंट हो रही होगी। ठीक है। The net result being substances moving from the regions of higher concentration to the regions of lower concentration. डिफ्यूजन पहले भी पढ़ा है और डिफ्यूजन में हमेशा हमने ये बात की थी कि जो मूवमेंट है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी। जहां पे भी मॉलिक्यूल्स या फिर कोई पार्टिकल अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होगा वो हमेशा जाना चाहेगा अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, अनटिल और अनलेस एक ऐसा लेवल आ जाए जहां पे सेम अमाउंट, सेम कॉन्सेंट्रेशन है, तब तक वो डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं रुकेगा।
ठीक है, स्लो प्रोसेस है और डिपेंड नहीं करता लिविंग सिस्टम पे। स्लो प्रोसेस है ये तो आपको समझ आ गया, डिपेंड नहीं करता लिविंग सिस्टम पे, नॉट डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है? देखिए जब वो बोलता है कि नॉट डिपेंड ऑन द लिविंग सिस्टम का मतलब ये है, आप ह्यूमन बॉडी को तो छोड़िए, प्लांट बॉडी को भी छोड़िए, बाहर एक टेबल पे ही 2 बॉक्स ले लेंगे अगर, और उसके अंदर आपने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें गैस फिल कर लिया आपने इसके अंदर और ऐसे लिड लगा दी इसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ना स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे ये लिड ओपन करेंगे आप तो ये गैस मॉलिक्यूल्स इस बार में आने की या फिर इस जार में आने की कोशिश करेंगे, इस बॉक्स में, और ये यहाँ पे इसलिए आने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। समझ आ रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पे, और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो जब हाई से लो की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई लिविंग सिस्टम नहीं चाहिए, हमने जार्स में या फिर कोई बॉक्सेस के अंदर ये प्रोसेस मेंटेन करके देख लिया। तो डिफ्यूजन के लिए कोई लिविंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स को वहीं पे डिफ्यूजन हो जाएगी। अफेक्टेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो, हमने पढ़ा ही है ये अभी, ठीक है। द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला हमने, इसका मतलब क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने देगी ये मेम्ब्रेन और कुछ को नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल। तो जिन मॉलिक्यूल्स को पास होने दे सकती है वही तो डिफ्यूजन परफॉर्म कर पाएंगे ना, हर एक मॉलिक्यूल तो पास नहीं हो पाएगा, तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी डिपेंड करती है कि वो पास होने देगी अपने में से मॉलिक्यूल्स को या फिर नहीं। थर्ड वन इज टेम्परेचर। देखिए जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आप याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, तो मूवमेंट क्या होगी? फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होगी गैस मॉलिक्यूल्स की, उनकी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। प्रेशर ज्यादा होगा तो मूवमेंट स्लो हो जाएगी, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो आप काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं ना, सप्रेस कर रहे हैं उनके मूवमेंट को। जो वो मूव कर रहे थे गैस मॉलिक्यूल्स, अब उनकी मूवमेंट सप्रेस हो गई है तो उससे डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, ठीक है। चलिए डायग्रामेटिक व्यू है डिफ्यूजन का, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में गैस मॉलिक्यूल्स जाते हुए, यहाँ पे देखिए एक साथ इकट्ठे पड़े हुए हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, और ये मूव कर रहे हैं अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन में, ये देखिए ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज डिफ्यूजन, पार्टिकल्स डिफ्यूज्ड थ्रू आउट द इक्विलिब्रियम, ठीक है, वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया उन्होंने, अब वो स्टेबल पोजीशन में है अपनी, दिस इज डिफ्यूजन। देन वी हैव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा, डिफ्यूजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी वैसे ही होगा, पर यहाँ पे एक नई चीज आ गई है, दैट इज स्पेशल प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं? दीज हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। याद रखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको एनर्जी की जरूरत नहीं है, एटीपी कहीं भी नहीं यूज होगी, है ये फैसिलिटेट मतलब सुविधाजनक, सुविधा प्रोवाइड कर दी, डिफ्यूजन ही हो रही है, एक सुविधा दे दी हमने, और वो सुविधा क्या है? कि स्पेशल प्रोटीन्स मिल गए हैं। अब ये स्पेशल प्रोटीन्स क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स को ग्रैब करेंगे और बाहर से अंदर की तरफ छोड़ेंगे सेल की, ठीक है, तो ये हेल्प करवाते हैं डिफ्यूजन में। ट्रांसपोर्ट रेट रीच अ मैक्सिमम व्हेन ऑल ऑफ द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अवेलेबल है, ये एक पार्टिकल है, इसको बाहर से अंदर की तरफ लेके आया है, ठीक है, दिस इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ये मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की तरफ लेके आया। तो जब ये सारे यूज हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कि सेचुरेशन अटेन हो गई है, कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकती थी ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, वो सारी हो गई है, क्योंकि सारे स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो यूज हो चुके हैं, सेचुरेशन अटेन हो गई है, ओके। थर्ड पॉइंट इज प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड आर पोरीन्स एंड एक्वापोरीन्स। याद रखेंगे अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से प्रोटीन्स हैं स्पेशल प्रोटीन्स जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, तो उसका आंसर होगा पोरीन्स एंड एक्वापोरीन। ये दो टाइप के प्रोटीन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये डायग्रामेटिक व्यू आप देख रहे हैं, अभी आपको बताया था मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर स्पेशल प्रोटीन कैसे, इसने ये पार्टिकल को यहाँ से लिया, उठाया और अंदर की तरफ छोड़ दिया,
यहाँ पे अब छोड़ने के बाद ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक और लगेगा और फिर उसको अंदर ये छोड़ देगा। तो ऐसे हो रही है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके फाइन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, कभी कभी डिफ्यूजन में क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऑल्टरनेट मूवमेंट पे ही होगी। मतलब उनको साथ में एक साइमल्टेनियसली एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट चाहिए, तभी वो मूव कर पाते हैं। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट, किसी भी गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल होती है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि इसके साथ कोई और है या नहीं है, तो इसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। ये कैरियर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल की मूवमेंट हुई, बाहर से अंदर की तरफ चला गया ये सेल के। अगर एक ही टाइम पे, एक ही मोमेंट पे दो मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। ठीक है। और अगर दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कैरियर प्रोटीन को यूज करके, तो उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। एक डायरेक्शन में मूव होती है जब, तो उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। गॉट इट? देन वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है? इट यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, इंग्लिश लिखी हुई है, अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब भी मूवमेंट होगी उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव वर्ड आ जाए तो भाई याद कर लेना है कि एनर्जी लग रही है, जहां पे एनर्जी यूज होगी दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे एनर्जी यूज करके लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई में जाते हैं हम, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। गॉट इट? अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। Second point is different proteins in the membrane play a major role in both active as well as the passive transport. जितने भी different proteins हैं वो एक major role play करते हैं active में भी as well as passive transport में भी। Facilitated diffusion में आपने पढ़ लिया, वो passive transport है, energy तो चाहिए नहीं। Facilitated diffusion वहां पे एक membrane protein हमें चाहिए होता है ना, बट जो facilitate active transport है जहाँ पे हमें energy चाहिए, वहां पे भी membrane proteins का रोल है, बहुत अच्छा रोल है। Third point is pumps are proteins that use energy to carry substances across the cell membrane. ये pumps भी proteins ही हैं स्पेशल प्रोटीन्स की तरह, बस इनको एनर्जी चाहिए, इनको एटीपी चाहिए ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनको साथ में एनर्जी भी चाहिए होती है। तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये वर्ड जब भी आ जाए अपहिल, अपहिल से आप वर्ड से समझ रहे होंगे चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना, दैट इज अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है। देन वी हैव प्रॉपर्टीज। ओके फाइन। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एनसीईआरटी का चार्ट है ये। देखिए अगर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए तो अभी पढ़ा हमने, फैसिलिटेटेड में चाहिए होंगे जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और पंप बोलते हैं किसमें, पंप आर दी प्रोटीन्स जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए। ठीक है। हाईली सिलेक्टिव कौन है? सिंपल डिफ्यूजन में तो हाईली सिलेक्टिव की बात ही नहीं आती है, पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव में आएगी। क्यों आएगी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आपके पास एक स्पेशल प्रोटीन है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपके पास एक स्पेशल प्रोटीन है, एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं पंप। अब ये दोनों तभी तो किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ना, अगर ये उसके लिए परमिएबल है, मतलब ये स्पेसिफिक है, अगर ये एक मॉलिक्यूल को पास होने देंगे अपने में से तभी तो होगा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर इनके पास वो वाली रिएक्टिविटी नहीं है, उनके लिए रिसेप्शन नहीं है, उसको रिसेप्शन नहीं कर रही है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर एफिनिटी नहीं है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इनका सिलेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? देन वी हैव ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। का मतलब क्या है? अगर सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यूज हो जाते हैं तो सैचुरेशन अटेन हो जाती है, और ये सैचुरेशन हमें कहाँ पे मिलेगी? फैसिलिटेटेड एज वेल एज एक्टिव में। सिंपल में नहीं मिलता है ये, सिंपल में कोई प्रोटीन्स ही नहीं है हमारे पास, है ना। अब फिल ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है? लो से हाई, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव में। लो टू हाई जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, वो सिर्फ हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। देन रिक्वायर्स दी एटीपी, एटीपी आ गया तो मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ये एनसीईआरटी का चार्ट है तीनों के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए।
देन वी हैव ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है ये भी हमने पढ़ा। दिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन ही है पर पानी के मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। नेट डायरेक्शन रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हाई से लो में ही जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। समझ रहे हैं? बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट, अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, यानी कि ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्लो हो जाएगी। एट इक्विलिब्रियम, अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो एट इक्विलिब्रियम द टू चैम्बर्स शुड हैव द सेम वाटर पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ सेम हो जाएं, सेम वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएं दोनों तरफ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेम मेंटेन हो जाए, तब हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कम दिख रहे हैं। ठीक है, इधर से उधर मूव कर रहे हैं, यहाँ पे पानी मूव कर रहा है, इस तरफ आ गया, ये देखिए यहाँ पे पानी का लेवल कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अब ये पानी की मूवमेंट ऐसे क्यों हुई, एक लाइन मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी, पानी उधर ही जाएगा जिधर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हैं। वाटर विल मूव towards higher solute concentration. वाटर हमेशा वहां मूव करेगा जहां पे ऑलरेडी सोल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स इधर ज्यादा थे तो पानी इधर से इधर आ गया, तो जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे देखिए पानी का लेवल कम हो गया और यहाँ पे ज्यादा हो गया। दिस इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी सोल्यूट पार्टिकल्स के कंपैरिजन में, यानी कि सॉल्वेंट यहाँ पे सोल्यूट के कंपैरिजन में कम है और अब यहाँ पे वो ज्यादा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस भी पढ़ के आए हैं बच्चों हम लोग, है ना। Process that occurs when plant cells lose water and shrink, causing the cytoplasm and plasma membrane to pull away from the cell wall. याद करने की कोशिश करेंगे, ऐसे एक सेल बनाया था, ये है सेल वॉल, और जब हमने इस सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखा तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे श्रिंक हो गई थी, याद आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई थी। हाइपरटोनिक मीडियम में रखा, हाइपरटोनिक मीडियम में क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा हैं, जो सेल के अंदर फ्लूइड है उसके कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की हाइपरटोनिक मीडियम में ज्यादा है। जब ऐसा होगा तो पानी सारा सेल का बाहर को आ जाता है, जब बाहर को आएगा तो सेल क्या कर जाता है, श्रिंक, और क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, वाटर मूव्स आउट, सबसे पहले तो पानी आएगा साइटोप्लाज्म में से बाहर और फिर आता है वैक्यूल से। इट इज फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम द वैक्यूल। फाइन, प्लाज्मोलाइज्ड सेल देखिए अब आप, यहाँ से हाइपरटोनिक मीडियम में जब हमने इसको रखा, यहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम था हमारे पास, तो आप देख पा रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो गई है और सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, क्योंकि पानी सारा बाहर की तरफ आ जाएगा। फ्लैसिड कब होता है सेल, जब आइसोटोनिक मीडियम में रखा हो, जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर के सॉल्यूशन में है वही सेल के अंदर भी है। जब ऐसा होता है तो नेट मूवमेंट पानी की जीरो होती है, जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, तो फ्लैसिड रहता है सेल, है ना। टर्जिड कब होगा, जब हम रखेंगे हाइपोटोनिक मीडियम में, मतलब सेल के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू दी मीडियम, तो जब ऐसा होगा पानी अंदर की तरफ आने लगता है, बाहर से भी पानी कहाँ आएगा, अंदर। तो ये जो प्लाज्मोलाइज्ड है इसमें आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं, खीरा, खीरे के पीसेस देखे हैं, नमक डाल देंगे अगर आप ऊपर उसके तो वो श्रिंक हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद पानी निकल जाता है सारा खीरे में से, है ना। और टर्जिड में आप रेजिन्स, किशमिश,
किशमिश को पानी में भिगो के रखिए रात भर, सुबह तक वो स्वेल्ड अप मिलेंगी, फूली हुई मिलती हैं आपको। गॉट इट? तो ये हाइपर, आइसो एंड हाइपोटोनिक एग्जांपल्स थे। देन वी हैव इम्बाइबिशन, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जहां पे पानी जो है दैट इज एब्जॉर्ब बाय सॉलिड्स कॉलॉइड्स कॉजिंग देम टू एनॉर्मसली इंक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब क्या है भाई, पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उससे इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, स्वेल अप हो जाएगा सेल, सेल स्वेल्स अप, वॉल्यूम बढ़ जाती है सेल की, फूल जाएगा, वो स्वेल अप हो जाएगा। इम्बाइबिशन, मूवमेंट क्या हो रही है इसमें, डिफ्यूजन ही है, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है सिर्फ, इसको हमने नाम दे दिया इम्बाइबिशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड, ध्यान देंगे जो बीज हम मिट्टी में लगाते हैं, हम उसको ऊपर से पानी देते हैं, तो पानी देने से क्या होता है, जो सीड के ऊपर सीड कोट यानी कि बीज के ऊपर जो कवरिंग होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। जब वो इम्बाइबेशन के प्रोसेस से पानी को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाती है ऊपर से, जो सीड कवरिंग है, सीड कोट है, वो ब्रेक हो जाएगा और उसमें से एक छोटा सा प्लांट, एक पौधा निकलता है। ठीक है, तो वो किस लिए पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि सीड कोट जो है वो पानी को इम्बाइब करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसमें से, बीज में से पौधा नहीं निकल पाता। सेकेंड इज ड्राई वुड, आपने ध्यान दिया होगा जो पुरानी लकड़ होती है, जब उसके अंदर पानी, मॉइस्चर भरने लग जाता है, पानी एब्जॉर्ब होने लग जाता है, बहुत टाइम के बाद वो फटने लग जाएगी, आपको उसके अंदर दरारें दिखने लगेंगी, वो फटने लग जाएगी बीच में से, है ना, ब्रेकेज आ जाती है लकड़ में, दैट इज बिकॉज ऑफ इम्बाइबेशन। टू स्प्लिट द रॉक्स एंड बोल्डर्स, बहुत टाइम पहले बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने का जो प्रोसेस था वो यही था कि उनके बीच में ना जैसे भी करके लक्कड़ का पीस लगा देते थे और पानी डालते रहते थे, तो लक्कड़ जो है थोड़े टाइम के बाद वो स्वेल अप होने लग जाती थी और वो फिर वो उसके साथ साथ उस चट्टान को या फिर उस पत्थर को भी तोड़ देती थी। ठीक है, तो इम्बाइबेशन के प्रोसेस से हमने ये किया। नेक्स्ट इज इम्बाइबेशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पानी यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा, इसलिए हम इसको डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है बच्चों, ये पढ़ते हैं। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, पानी हमने दिया पौधों को, पेड़ों को पानी दिया और जाइलम पानी को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए पानी चाहिए, बट प्लांट खुद भी कुछ वाटर लॉस करता है, और वो जो प्रोसेस है ना लॉस ऑफ वाटर, पानी लॉस करने का, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब इवेपोरेटिव लॉस का मतलब क्या है, वेपर्स की फॉर्म में करता है पानी, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, अकर्स मेनली थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू ही ये ट्रांसपीरेशनल प्रोसेस होते हैं। स्टोमेटा और क्या काम करता था, O2 एंड CO2 एक्सचेंज तो करता ही है ना, और साथ में क्या करता है, ट्रांसपीरेशन भी करता है। वाटर लॉस, ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स। टेम्परेचर क्या है, अगर ज्यादा टेम्परेचर है, गर्मी ज्यादा है, तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो जाएगी, पानी का लॉस ज्यादा होगा। लाइट ज्यादा है तब भी ज्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी है, यानी कि हवा में ऑलरेडी वेपर्स प्रेजेंट है, मॉइस्चर है, तो ट्रांसपीरेशन लॉस कम हो जाएगा। हवा तेज चल रही है तब भी ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, प्लांट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ट्रांसपीरेशन इंक्लूड द नंबर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का नंबर कितना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, क्योंकि स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपीरेशन के लिए, तो स्टोमेटा कितने हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट सरफेस पे, लीफ सरफेस पे, तो उसके लिए ट्रांसपीरेशन डिपेंड करती है इस पे। स्टोमेटा ओपन है या नहीं, जैसे रात को स्टोमेटा बंद हो जाता है तो ट्रांसपीरेशन लॉस नहीं हो रहा। गॉट इट। वाटर स्टेटस क्या है प्लांट का, पानी के पास पहले ही पानी की कमी है, तो अपने वो स्टोमेटा को दबा के रखेगा और भी क्लोज कर लेगा ताकि वो पानी का लॉस ना हो, अगर उसके अंदर पानी की कमी है, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए हार्श कंडीशंस में। कैनोपी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, छोटे प्लांट्स को ना बड़े प्लांट्स ने कवर किया हुआ है, ऐसे कैनोपी बनी हुई है, एक शेड आया हुआ है छोटे प्लांट्स पे। जब ऐसा होगा तब ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होगा, क्योंकि उसको ना तो सूरज की रोशनी मिल पाएगी तो वेपर्स नहीं बन पाएंगे, सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी तो वेपर्स नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये है ट्रांसपिरेशन। Transpiration driven agent of xylem sap depends mainly on the following physical properties of the water. देखिए एसेंट ऑफ जाइलम सैप क्या होता है, जाइलम के अंदर क्या क्या आ रहा था, वाटर, मिनरल्स एंड सम सॉल्ट्स ना, जो मिट्टी में से ले रहा था प्लांट अपने रूट्स के थ्रू, तो जाइलम, जो जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो हेल्प करता है कि जो इस सबको जाइलम ऊपर की तरफ लेके जाए, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाता है वाटर एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स का।
तो वो डिपेंड करता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है ये प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन क्या करती है, जब ट्रांसपिरेशन हो रही है ना, स्टोमेटा के थ्रू जब वाटर लॉस होता है तो उससे एक टेंशन क्रिएट हो जाती है प्लांट के अंदर। टेंशन मतलब ऊपर से पत्तों में से पानी का लॉस हो रहा है वेपर्स की फॉर्म में, तो नीचे से सिग्नल मिलेगा कि पानी और चाहिए। तो रूट्स यानी कि जाइलम एलिमेंट्स अपना काम करेंगे ताकि वो और पानी को एब्जॉर्ब करें और पानी का ट्रांसपोर्ट करवाएं, ऊपर की तरफ पानी को लेके आएं। तो इसमें ट्रांसपिरेशन एक ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। ट्रांसपिरेशन होगी तो ज्यादा अच्छे से जाइलम एलिमेंट्स पानी को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। इसमें क्या प्रॉपर्टी है, कोहेशन। कोहेशन का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स। एक पानी का मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं कोहेशन। यानी कि जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ भी अट्रैक्टेड हैं। जब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ट्रांसपिरेशन से पानी लॉस हो रहा है, तो क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे थे वो अट्रैक्ट हो रहे थे इन वाटर मॉलिक्यूल्स के, तभी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो उसको बोलते हैं कोहेशन। अडेशन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सर्फेसेस। मतलब अभी आपको ये तो पता लग गया कि जाइलम का काम क्या है, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं प्लांट टिश्यूज में। जाइलम ने पानी की मूवमेंट करवानी है यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की तरफ। जब भी ऐसा होगा तो जाइलम के कुछ एलिमेंट्स हैं, ट्रिकीड्स हैं, वेसल्स हैं, पेरेंट काइमा फाइबर्स हैं, इन सबके मटेरियल के यानी कि इनके सबके सरफेस, बॉडी सरफेस पे भी तो अट्रैक्शन होनी चाहिए वाटर मॉलिक्यूल्स की। इनको बोलते हैं पोलर सर्फेसेस। जब वाटर मॉलिक्यूल्स इस पोलर सरफेस पे भी अट्रैक्ट होगा तभी वाटर मॉलिक्यूल मूव कर सकता है ना नीचे से ऊपर की तरफ, तभी एक मूवमेंट आएगी, एक फोर्स आएगी, तो उसको बोलते हैं अधेशन। सरफेस टेंशन, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन वाटर इन द गैस फेज। ओके फाइन। सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड फेज में ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू गैस फेज में। वेपर्स की फॉर्म में कम अट्रैक्शन होगी एज कम्पेयर टू जब लिक्विड होगा ना पानी, तब ज्यादा अट्रैक्शन होती है उनके बीच में। और जब ऐसा होता है तो एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट हो पाती है कोहेशन, अडेशन और सरफेस टेंशन कारण, जिसमें जाइलम एलिमेंट्स को बहुत हेल्प होती है पानी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाने में। ये था हमारा ट्रांसपिरेशन। Then we have transpiration and the photosynthesis. It creates the transpiration pull for absorption and the transport of plants. Transport in plants. देखिए अभी क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस को भी तो पानी चाहिए ना, फोटोसिंथेसिस के लिए भी पानी चाहिए। वो सब पॉसिबल ही क्यों हो पाता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है तभी पानी पत्तों तक पहुंचेगा और पत्तों में से वेपर के थ्रू रिलीज भी होता है। तो जब ये सब हो पाता है तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए वो हमें ट्रांसपिरेशन से उसकी कमी पूरी हो जाती है। सेकेंड इज इट सप्लाइज वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, अभी पढ़ा, सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपोर्ट्स मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन है तभी हमारे मिनरल्स जो हैं एक पार्ट से प्लांट की दूसरे पार्ट में जा पाते हैं। कूल्स द लीफ सरफेस समटाइम्स 10 to 15 डिग्रीज बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होने के बाद हमें कूलिंग फील होती है, हमें ठंडक का एहसास होता है। स्वेटिंग में क्या होएगा, यहाँ पे हमारे जो पसीना है वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो हमें यहाँ पे ठंडक फील होगी, कूलिंग फील होती है गर्मियों में पसीना आने के बाद। ठीक वैसे ही प्लांट में भी क्या होता है, अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो उसका लीफ सरफेस जो है वो 10 से 15 डिग्री कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडक का एहसास होता है। ठीक है। मेंटेन्स द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स बाय कीपिंग द सेल्स टर्जिड। ट्रांसपिरेशन पुल है उसके कारण ना सेल्स के अंदर टर्जिडिटी मेंटेन रहेगी, पानी भरा रहेगा, वाटर ही मेंटेन करवाना टर्जिडिटी, तो पानी रहेगा जिसके कारण शेप और स्ट्रक्चर भी रहती है प्लांट सेल्स की, तो अल्टीमेटली प्लांट की शेप और स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहती है। The bulk movement of the substances through the conducting or vascular tissues of plants is called translocation. Translocation क्या, आपने ट्रांसपोर्टेशन तो पढ़ लिया और ट्रांसपिरेशन भी पढ़ लिया। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा था, पानी का मूवमेंट हो रहा था, मिनरल्स का मूवमेंट हो रहा था, है ना, या फिर फूड का मूवमेंट हो रहा था। अगर यही मूवमेंट बल्क में हो जाए, मैक्सिमम अमाउंट में होने लग जाए, ज्यादा अमाउंट में होने लग जाए, बल्क का मतलब भारी मात्रा में, एनफ अमाउंट, अगर इन मॉलिक्यूल्स का न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट एनफ अमाउंट में होने लग जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। कंडक्टिंग वेस्कुलर टिश्यूज में तो आपको पता है ना, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। गटेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच प्लांट्स रिलीज एक्सेस वाटर, मिनरल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम द टिप्स, एजेस और सरफेस ऑफ द लीव्स। गटेशन एक प्रोसेस है, इसका नाम याद रखेंगे, गटेशन क्या होता है। गटेशन में नेचुरल प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट्स जो है अपना एक्सेस ऑफ वाटर,
मिनरल्स और जो भी केमिकल्स होते हैं ना उनके पास, वो अपनी लीफ टिप से रिलीज करते हैं या फिर अपनी बॉडी सरफेस के एज से, स्टेम के एज से, लीफ के एज से रिलीज करते हैं। इसका एक एग्जांपल ओस भी होता है। जब आप सुबह उठ के देखते हैं तो पत्तों पे, घास पे ओस की कुछ बूंदे होती हैं, हम बोलते हैं ओस है यहाँ पे, है ना। दैट ओस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गटेशन। गटेशन प्रोसेस के थ्रू वो होता है, अपना एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज करता है प्लांट रात के समय पे भी, और जितने भी केमिकल्स और सब कुछ जो एक्सेस ऑफ वाटर और मिनरल्स है वो सब गटेशन के थ्रू रिलीज करता है, दैट इज ओस। Phloem sap is mainly water and sucrose, but other sugars, hormones and amino acids are also transported or translocated through phloem. Phloem देखिए mainly water और sucrose को ही तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सुक्रोज तो फूड स्टोर था, प्लांट्स ने जो खाना बनाया, बट उसके साथ साथ वो कुछ शुगर्स, हॉर्मोन्स और अमीनो एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है पूरी प्लांट बॉडी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। ये फ्लोएम का काम है। ठीक है, तो आज हमने बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा, जिसके अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन, गटेशन, ट्रांसपीरेशन एज वेल एज ट्रांसलोकेशन भी टर्म्स को जाना। ये प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत स्टार्टिंग सेक्शन हमने पढ़ा है। इसके बाद हम फोटोसिंथेसिस भी कवर करेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन भी कवर करेंगे, प्लांट्स को कौन से मिनरल्स रिक्वायर होते हैं, कौन सी कमी से, कौन से मिनरल की कमी से कौन सा डिजीज होने का चांसेस है, एज वेल एज प्लांट रिप्रोडक्शन भी आगे पढ़ेंगे। तो आज था हमारा पार्ट 1 ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। मिलते हैं आपको नए पार्ट के साथ प्लांट फिजियोलॉजी में ही। तब तक के लिए जोश और पूरी मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।